समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। अमेरिकी रिपोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर पर आखिर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर्स द्वारा बिलों की मंजूरी पर लगाई समय सीमा को वापस क्यों ले लिया? और बिहार में हार के बाद क्या कांग्रेस की रणनीति में कोई बदलाव आएगा? पिछले कुछ दिनों में आपने हमें ऐसे ढेर सारे सवाल भेजे और आज की इस एपिसोड में हम आपके ऐसे ही सवालों पर चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है हमारे शो शेखर से सवाल में। मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। शेखर, सवालों से शुरुआत की जाए। पहला सवाल यूएस की इस रिपोर्ट पर ही लूँगी। हमें दो मिलते जुलते सवाल आए, जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ले पाए। दर्शकों के दोनों सवाल साथ में लूँगी। सूरज बोल रहे हैं, हाल ही में एक अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सफलता मिली। क्या ऐसी रिपोर्टें अच्छी रिसर्च के बाद बनाई जाती हैं या अमेरिकी सरकार अपनी मर्जी से इनमें कुछ भी लिखवा सकती है? क्या ऐसी रिपोर्ट पर भारतीयों को भरोसा करना चाहिए? इसके साथ शेखर, संचित सुमन भी पूछ रहे हैं, मैंने हाल ही में एक अमेरिकी कमीशन की रिपोर्ट के बारे में सुना जिसमें दावा किया गया है कि मई 2025 में भारत के साथ 4 दिनों के संघर्ष में पाकिस्तान को बढ़त मिल गई। अमेरिका में मेरे सहकर्मी भी यही सोचते हैं। क्या ये सच है या वाकई हमारे नैरेटिव के खिलाफ कोई एजेंडा है? देखिए, ऐसा है कि पहली बात यह है कि हमारे यहाँ तो न्यूज़ रूम में वर्ड नैरेटिव बैंड है बहुत दिनों से, क्योंकि इतना मिसयूज़ होता है। लेकिन जैसे हमारी प्रोजेक्शन थी, जो हमारा कम्युनिकेशन था, वो काफ़ी पुअर रहा और पाकिस्तान उसके लिए पहले तैयार था, उनका बेहतर रहा। क्योंकि पाकिस्तान ने सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस किया, वो ये था कि भारत के हमने जहाज़ गिराए। हम इस बात को ये नहीं कह पाए कि देखिए, लड़ाई में जहाज़ किसके गिरे, ज़्यादा गिरे, कम गिरे, ये इशू नहीं होता है। किसका क्या ऑब्जेक्टिव था, उसका वो ऑब्जेक्टिव उसको अचीव हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव था? इंडिया का पहले तो जो टेररिस्ट्स के बड़े बड़े सेंटर से उनको डिस्ट्रॉय करना, वो हो गए। उसके बाद पाकिस्तान को एक रिटेलिएट करना, पाकिस्तान एयरफोर्स को, कि आपने हमारे जहाज़ गिराए। हमने तो कहा था हम आपसे लड़ने नहीं आए हैं, हमने तो कहा था हम सिर्फ टेररिस्ट से लड़ने आए हैं, लेकिन आपने क्योंकि वो लड़ाई हमारे साथ बना ली, इसलिए हम भी आपके साथ कर रहे हैं, तो जाके उनके एयर बेसिस वगैरह पे अटैक किया। तो तब वो मामला ख़त्म हो गया। हम इसमें काफ़ी देर से इसको रिएक्ट किया। उसके दो कारण थे। उसका एक कारण तो ये था कि पहले जो हमारा प्रिटेंस था, जो हमारा कहना था, वो ये था कि हमारी आपसे लड़ाई नहीं है, पाकिस्तान से, सेना से लड़ाई नहीं है, हम तो आपके यहाँ सिर्फ आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। अगर आपको लड़ना है इसमें, तो इसका मतलब ये है कि आप आतंकवादियों के बिहाफ पे आके लड़ रहे हैं। पाकिस्तान बोलेगा हमारी सॉवरेनिटी, जो भी बोले वो लोग, पर हमारा तो कहना पहले यही था कि हम तो आपसे लड़ने आए नहीं। तो उसमें देर हुई, क्योंकि वो एक कवर था ये कहने के लिए कि हम आपसे लड़ने नहीं आए हैं, और इसीलिए जो पाकिस्तान के रेडार्स वगैरह थे उनको पहले सप्रेस नहीं किया गया। फिर आप देखें कि 8 की सुबह को पाकिस्तान में बहुत रेडार सप्रेशन हुआ। हमारी बहुत ड्रोन्स गई, जिनको हार्पी और हेरोप कहते हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशन से होते हैं, लेकिन वो सेंसर होते हैं उसमें, जहाँ रडार ऑन होता है, उसके रेडिएशन को वो सेंस करके फिर उसको होम इन करता है। तो उसमें कुछ पाकिस्तान के रडार डिस्ट्रॉय हुए, और उसके बाद उन्होंने फिर उसको, सभी लोग ये एहतियात लेते हैं कि बाकी सबको स्विच ऑफ कर दिया। जब वो स्विच ऑफ कर दिया, उसके बाद फिर 9 की रात को 10 की सुबह भारत की एयरफोर्स ने अपना पे बैक किया, और पे बैक की तस्वीरें सारी दुनिया ने देखी हैं। वो बड़े बड़े हैंगर टूटे हुए हैं, बड़ी बड़ी एयर बेसिस, कई एयर बेसिस तो अभी भी रिपेयर हो रही हैं। तो फिर ये 9 की रात को, ज़्यादा 10 की सुबह को मैं कहूँगा, और 10 को दिन में भी ये एक पे बैक किया। तो ये क्योंकि स्टेज बाय स्टेज कम्युनिकेशन था, तो सबसे पहला कम्युनिकेशन तो ये था कि हमारी आपसे लड़ाई कुछ नहीं है, हम तो टेररिस्ट से लड़ रहे थे। उस चक्कर में ये रास्ता थोड़ा भूल गए। दूसरी बात ये होती है कि जो एयरफोर्स के जो लड़ाई होती है, वो पुराने ज़माने से यही है कि जहाज़ ने जहाज़ से लड़ाई की। वो उसका एक
पार्ट होता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन एक उसका पार्ट होता है। बड़ी चीज़ है कि जहाज़ आप इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं। जहाज़ आपके इसलिए नहीं है कि जहाज़ से ही लड़ेंगे। जहाज़ इसलिए है कि वहाँ जाके किसी टारगेट को वो अटैक करेंगे। दूसरे की कोशिश होती है कि इनको अटैक ना करने दें। जी। तो वो तो पाकिस्तानी नहीं कर पाए, ना पहली रात को कर पाए, ना 10 को कर पाए। तो वो कम्युनिकेशन हमारी तरह से ठीक हुआ नहीं। जहाँ तक जहाज़ों के नुकसान की बात है, वो मैंने एक बहुत लंबा नेशनल इंटरेस्ट में लिखा था जो करीब 3000 वर्ड्स का है। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और हिंदी नहीं होगी तो हिंदी में उसको ट्रांसलेट कराऊंगा। उसका एक वीडियो भी है जी। कि भारत और पाकिस्तान की एयरफोर्स में एक ये डॉक्ट्रिनल फ़र्क है कि भारत की एयरफोर्स अपने लार्जर टारगेट को और जो नेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको देखती है और अपने लॉसेस की परवाह नहीं करती है, कम करती है। पाकिस्तान एयरफोर्स उनका सोचते हैं हम छोटे हैं तो हम ज़्यादा ऑब्जेक्टिव तो अपने अचीव नहीं कर सकते, लेकिन जो मौका लगे हम इंडिया के कोई जहाज़ गिरा देते हैं। तो हर लड़ाई में भारत के ज़्यादा जहाज़ गिरते हैं। अगर आप देखें 1971 की लड़ाई, उसमें तो किसी को कोई शुबा नहीं है कौन लड़ाई जीता, बांग्लादेश आज़ाद हो गया। लेकिन अगर ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर भी लड़ाई देखें, जिससे बांग्लादेश बना, जहाँ के पाकिस्तान की सिर्फ एक स्क्वाड्रन एयरफोर्स की थी, 5 तारीख या 6 तारीख के बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स वहाँ उड़नी बंद हो गई थी। 3 को लड़ाई शुरू हुई, 8 के बाद तो किसी ने देखी नहीं। 8 को तो एस्केप कर गए थे वहाँ से वो लोग, कुछ उनके शूट डाउन हो गए थे, बाकी एस्केप कर गए थे। उसके बावजूद अगर उसका बैलेंस शीट देखें तो ईस्टर्न सेक्टर में पाकिस्तान के 5 जहाज़ गिराए गए, भारत के 15 जहाज़ गिराए गए। लड़ाई किसने जीती? इसमें तो कोई सवाल नहीं है ना। कि अगर भारत में भी एयरफोर्स कहती है ठीक है यार, अब तो पाकिस्तानी चले गए, यहाँ से भाग गए, इधर उधर के जहाज़ों में बैठ के अपने सेबर जेट्स वहाँ छोड़ के वो बर्मा एस्केप कर गए थे। अब तो हमारी लड़ाई है ही नहीं, हम घर जाते हैं। उन्होंने तो ये नहीं किया, वो फिर लो जाते रहे आर्मी की हेल्प के लिए, लो स्ट्राफिंग बॉम्बिंग करते रहे, ग्राउंड फायर से उनके लॉसेस होते रहे। उसके बावजूद वो लग रहे क्योंकि एक लार्जर ऑब्जेक्टिव था। ऐसे ही वेस्टर्न सेक्टर में अगर आप देखें, पहली बार जो भारतीय एयरफोर्स ने अटैक किया जो 4 दिसंबर को था, 3 की रात को पाकिस्तानियों ने अटैक किया था जब शुरू हुआ, 4 को भारत ने किया। एक दिन में भारत के 20 जहाज़ का लॉस हुआ। किसी ने सोचा भी नहीं उसके बारे में, क्योंकि आपका एक ऑब्जेक्टिव था कि आपके एयर पावर है, आप उस एयर पावर की दादागिरी को असर्ट करेंगे और जब तक लड़ाई चलेगी तब तक करेंगे जी। तो उस लड़ाई में भी भारत के आप समझिए कि 2 गुने से ज़्यादा पाकिस्तान से जहाज़ गिरे। लेकिन आखिरी दिन भी उस लड़ाई के इंडियन एयरफोर्स 550 सॉर्टीज़ रोज़ डाल रही थी। तो ये आप एयर पावर कैसे इस्तेमाल करते हैं। एयर पावर यूज़ करना कोई ये बैडमिंटन का गेम नहीं है कि आपके कितने पॉइंट उसके कितने पॉइंट। एयर पावर इस्तेमाल करना एक तरह से बॉक्सिंग का गेम है। बॉक्सिंग में जो जीतता है उसको भी कुछ घूसे तो लगते हैं, लगता है उसको 6 घूसे लगे हों, लेकिन दूसरे को 1 लगाओ जिसके बाद वो उठ नहीं पाया और नॉकआउट हो जाए। तो ये ऐसे नहीं होता है, ये पुरानी सोच है। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स उस सोच को मानती है और पब्लिक ओपिनियन में भी कुछ तरह से वो सोच चलती है। तो ये तो दूसरा सवाल मैंने पहले जवाब दिया। जो पहला सवाल है, हमें समझना है कि ये रिपोर्ट ये है क्या। ये जो रिपोर्ट है ये कोई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट नहीं है, और ये जो कमीशन है इसका नाम है यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन। कि अमेरिका और चाइना के बीच में उनकी आर्थिक रिलेशंस कैसे, स्थिति क्या है आपस में, और रिलेशंस क्या हैं, और सिक्योरिटी के इश्यूज क्या हैं, उसके ऊपर यूएस कांग्रेस ने एक कमीशन बनाया था सन 2000 में, आज से 25 साल पहले। तो उसके 12 मेंबर होते हैं, उसमें अलग अलग हाउस के जो चेयरपर्सन्स हैं वो और बाकी लोग नॉमिनेट करते हैं। ये जब सब रिसर्चर्स होते हैं, अच्छे एकेडमिक्स भी होते हैं, सरकारी कोई नहीं होता, इनके इंडिपेंडेंट होते हैं, इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस भी नहीं होती। तो इनके पास कोई एक्सेस इंटेलिजेंस रिकॉर्ड्स की या इनको पेंटागन से ब्रीफिंग ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो ओपन सोर्स मटेरियल है या जो मीडिया में है उसको देख के अपनी रिपोर्ट देते हैं। वो रिपोर्ट जो इस बार दी है 745 पेज की रिपोर्ट है, और ये चाइना और अमेरिका के बारे में है। उस 745 पेज में 3 जगह ऑप सिंदूर का मेंशन है,
उनको सबको आप ऐड भी कर लेंगे तो एक पेज भी मुश्किल से बनेगा। बस इतना ही है 745 पेज में। अब उसमें डिफरेंट बातें लिखी हैं। अब डिफरेंट बातें ऐसे लिखी हैं कि जिनको अगर आप पढ़ें तो आप चाहें तो आप 2 लाइन ये पढ़ सकते हैं, या 2 लाइन ये पढ़ सकते हैं, या 3 लाइन ये पढ़ सकते हैं। और उससे फिर एक राशमोन इफेक्ट होता है कि आप आंखों पे पट्टी बांध के 6 लोगों को खड़ा करा दें हाथी के पास और बोले फील करके बताओ ये क्या है। तो कोई सूंड को फील करेगा, बोलेगा ये पाइप है। कोई उसके टांग को फील करेगा, बोलेगा ये पेड़ का तना है। तो ऐसे होता है कि आप समझें। तो ऐसे इसमें राशमोन इफेक्ट भी है। उसको अगर आप देखें, उसमें अगर आप जैसे कांग्रेस पार्टी है, जयराम रमेश ने ट्वीट किया क्योंकि आपको दिखाना है कि मोदी सरकार फेल हो गई ऑप सिंदूर में, तो उन्होंने एक लाइन उठाई। वही लाइन कुछ और लोगों ने भी उठाई, वही लाइन कुछ मीडिया में भी उठाई गई, खास करके सोशल मीडिया में जी। उसमें उन्होंने कहा पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस सक्सेस अगेंस्ट इंडिया इन ऑप सिंदूर उन्होंने यूज नहीं किया, इन दो स्कर्मिशेस कहा। तो वो एक लाइन है, उसका आप उठा के बोल सकते हैं कि अमेरिकन रिपोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ बहुत सफल रही। ठीक है, अगर आपको वो देखना है तो आप वो देख सकते हैं कि मैंने फील किया ये कोई पेड़ का तना है, बहुत मोटे पेड़ का तना है। फिर उसने लिखा है कि चाइना ने खास करके, और ये उसकी मेन चीज़ है, चाइना ने अपना प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया में AI इमेजेस बनाई और बहुत जगह ऐसी डेब्री बनाई गई जैसे कि वो भारत के जहाज़ों की, खास करके रफ़ाल जहाज़ों की थी, ये कहने के लिए कि बहुत रफ़ाल गिराए गए, क्योंकि चाइना चाहता था कि फ्रांस की रफ़ाल की सेल जो है वो कम हो जाए दुनिया में, उसकी बदनामी हो। और उन्होंने कोशिश की इंडोनेशिया से भी कि वो रफ़ाल ख़रीदने की मना कर दें, ऑर्डर देने वाले थे, और चाइनीज़ जहाज़ खरीद लें क्योंकि उनके कॉम्पिटिटिव कमर्शियल इंटरेस्ट थे। तो फिर से आप याद रखिए ये रिपोर्ट क्या है, ये इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर है जी। जो फ्रांस है वो अमेरिका का एलाई है, वो वेस्टर्न कंट्री है, तो नेटो का मेंबर है। तो उसमें ये कहना कि चीन ने अपना प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया ऑप सिंदूर में ये कहने के लिए कि हमारे जहाज़ों ने, हमारे मिसाइल्स ने बहुत अच्छा काम किया, और देखिए भारत के टूटे फूटे जहाज़ पड़े हुए हैं सारे के सारे, और आप रफ़ाल मत खरीदना, रफ़ाल बेकार है। तो ये उन्होंने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया। उसमें एक और लाइन और भी लिखी है, उन्होंने कहा कि इंडिया के इतने सारे जहाज़ गिराए गए और रफ़ाल गिराए गए, जबकि सच्चाई ये है कि करीब 3 जहाज़ ही गिराए गए। उनमें से लगता है सब रफ़ाल तो नहीं थे, शायद एक ही रफ़ाल हो। तो जिसको अब ये सूट करता है वो कहता है अरे इन्होंने तो लिख दिया कि सिर्फ 3 जहाज़ गिराए गए, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 8 जहाज़, इसका मतलब 5 पाकिस्तान के जहाज़ गिराए गए, वो ही कंफर्म हो गया। सच्चाई दोनों में नहीं है, दोनों बात जो कह रहे हैं। ये उन्होंने एक लार्जर पिक्चर पेंट करी है कि चीन इस समय अपने आर्मामेंट्स को बड़ी अग्रेसिवली दुनिया में बेचना चाहता है, और उसके लिए छोटे से स्कर्मिश का फ़ायदा उठा के भी उस पर वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, उसके लिए AI इमेजेस बना रहा है। अब इसके अंदर एक लाइन ये है, जो सक्सेस बोला है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये भारत को हरा दिया, वो जीत गए। अब उनके कुछ वेपन सिस्टम सक्सेसफुल हुए, उनके कुछ मिसाइल सक्सेसफुल हुए, उन्होंने जो S-400 के ऊपर भी अपने मिसाइल दागे। अब सच्चाई है कि S-400 क्योंकि वो मोबाइल है तो उनको भी पता लगता है ना, क्योंकि ये सब रेडिएशन से होता है। जो मिसाइल आपके ऊपर आता है वो रेडिएशन को पड़ता है, लेकिन जब आपकी तरफ आ रहा है उसका रेडिएशन आपका रिसीवर में तो पड़ रहा है, तो वो समय से मूव कर गए। लेकिन ये जैसे जैसे हमारे एयर चीफ ने बाद में कहा कि हम मूव करते रहे, लेकिन जहां हम थे वहां पे उनके मिसाइल आके लगे। तो उनके सिस्टम तो अच्छे हैं। जो भारत और पाकिस्तान की एयरफोर्स है वो नियर पियर बोलते हैं कि आसपास के ही हैं। तो इस रिपोर्ट का कहना यह है कि चाइना ने कोशिश ये की कि इसमें हम ये बोले कि हमारी चीज़ों ने बहुत अच्छा काम किया और पाकिस्तान के सिस्टम भी काम किए। उन्होंने ये नहीं लिखा कि पाकिस्तान जीते, लेकिन फिर ये वही कहानी है। मैंने बिना बात बोला रैशमोन इफेक्ट, इसको तो मैं रामचरितमानस से बोल सकता था, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो अगर आपको मोदी सरकार पसंद है तो आप ऐसे लिखेंगे, अगर आपको मोदी सरकार नहीं पसंद है तो आप ये लाइन पढ़ेंगे, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप ये लाइन पढ़ेंगे, उसमें फिर पूरी कहानी बना देंगे कि हमारी फतेह हो गई। अगर आप कहीं और हैं तो आप कुछ और देखेंगे। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये कोई भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर स्टडी नहीं है। ये स्टडी
चाइनीज़, यहाँ स्पेसिफिकली चाइनीज़ ट्रेड और चाइनीज़ वेपन सिस्टम्स और जैसे वो अग्रेसिवली दुनिया को बेचना चाहते हैं उसके ऊपर है। उसमें आपको ये भी मैं तथ्य बता दूं कि इंडोनेशिया में शोर किया था पहले और बहुत रूमर्स भी फैली थी सोशल मीडिया में कि उन्होंने राफाल की सेल जो परचेज जो थी कैंसिल कर दी, वो नहीं हुई है। वो रफाल भी वो खरीद रहे हैं। ये भी सच्चाई है कि साथ साथ वो चीन के J-10 भी खरीद रहे हैं, तो वो दोनों खरीद रहे हैं। रफाल वो इंडोनेशिया खरीद रहा है। अगर वो ना खरीदते तो भारत को शायद फ़ायदा हो जाता, क्योंकि भारत अब सोच रहा है, इंडियन एयरफोर्स आती है कि और रफाल लें तो जल्दी मिल जाता है, नहीं तो अब समय लगेगा। तो ये सब एक कॉम्पिटिटिव बातें हैं और ये रिपोर्ट प्रोपेगेंडा के ऊपर है। ये रिपोर्ट किसी को भी कोई सर्टिफिकेट नहीं देती, ना इस साइड को ना उस साइड को। शेखर, अगला सवाल लूँगी। इनका यूज़र नेम ए है। बोल रहे हैं, हल्का लंबा सवाल है। बोल रहे हैं, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर चल रही बातचीत का लेटेस्ट स्टेटस को संक्षेप में समझना चाहूँगा। बोल रहे हैं, पिछले एक महीने में ट्रंप के ओवल ऑफिस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर विभिन्न समाचार रिपोर्टों के बाद, इंक्लूडिंग वो बोल रहे हैं एम्बेसडर गॉड के इंट्रोडक्शन, कल थोड़ी देर की शांति के बाद ट्रंप द्वारा मागा दर्शकों के लिए की गई तीखी टिप्पणी, किसी कन्वेंशन में ऑपरेशन सिंदूर बंद करो वरना 350% टैरिफ आदि का याद दिलाना, रूस से भारत के तेल आयात में भारी कटौती की विभिन्न समाचार रिपोर्टों के बैकग्राउंड को देखते हुए ऐसा लगता है कि लगभग एक हफ्ते पहले मिले कुछ ब्राइट साइंस के बावजूद सौदे की बातचीत किसी विशेष मुद्दे पर फिर से रुक गई है। मुझे नहीं लगता कि ये जल्द ही सुलझ पाएगा। इसका निश्चित रूप से भारत वायुसेना के लिए भारत के बहुत ही इम्पॉर्टेंट आवश्यक अपग्रेडेशन, फोर्स ऑप्टिमाइजेशन के सपनों और आइडियाज़ पर असर पड़ेगा। क्या आपको भी यही लगता है या कुछ और? देखिए, पहली बात तो जो आपने आखिरी बात बोली उसका जवाब देता हूँ। भारतीय वायुसेना की कोई ऐसी निर्भरता अमेरिका के ऊपर नहीं है। एक इंजन है जो कि GE से आ रहा है तेजस के लिए। वो इंजन जैसे जैसे बन रहे हैं आ रहे हैं। पहले उसमें डिले था, कई कारणों से था, कोविड था, कई क्रिटिकल जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, वो इंजन तो बहुत सोफिस्टिकेटेड चीज़ है, वो अवेलेबल नहीं थे। वो अब सप्लाई चेन इश्यूज जो रिजॉल्व हो गए, अभी आने शुरू हो गए। बल्कि अभी एक समस्या तेजस में ये है कि इंजन जो आ भी गए हैं और जहाज़ पूरे तैयार हो गए, उड़ रहे हैं इंजन के साथ, वो अभी जो इंडियन एयरफोर्स, जो DRDO के सिस्टम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और रेडार, जो उसके अंदर इंटीग्रेट करना चाहते हैं, वो भी नहीं हो पाए हैं। उसमें डिले हो रहा है। तो इंजन आते जाएंगे और मुझे लगता है 3-4 महीने में जब सारे सिस्टम से रिजॉल्व हो जाएंगे तो हो सकता है 6-8 तेजस एक साथ सर्विस में आ जाए। तो वो कोई इशू नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है। और जहाँ तक अमेरिकन सेल्स की बात है, कल ही एक्सकैलिबर एम्यूनिशन, एक्सकैलिबर एक गाइडेड एम्यूनिशन होता है, जो M777 आर्टिलरी गन्स हमने अमेरिका से खरीदी थी, जो कि हम पहाड़ों में इस्तेमाल करते हैं, हॉबिट्सर्स होते हैं, वो ऑप सिंदूर में इस्तेमाल किए गए थे। तो आप देखें कि ऑप सिंदूर में 9 टारगेट थे। दो टारगेट बहावलपुर और मुरीद के इंडियन एयरफोर्स को एलोकेट हुए थे। बाकी 7 टारगेट, उनमें से 5 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, पाक अधिकृत कश्मीर में, और 2 पाकिस्तानी पंजाब में, सियालकोट और उसके आसपास थे। ये इंडियन आर्मी को दिए थे। तो एयरफोर्स ने तो ऊपर जाके वहाँ से मिसाइल्स फायर किए, लेकिन इंडियन आर्मी ने इनके ऊपर मोस्टली लॉइटरिंग म्यूनिशंस पे कुछ इस्तेमाल किए, लेकिन ज़्यादा उन्होंने एक्सकैलिबर एम्यूनिशन इस्तेमाल किया। तो वो बहुत दूर से आपने आर्टिलरी से फायर किया, वो गाइडेड था, आपने उस शेल के ऊपर पता लिखा हुआ था बिल्कुल, और वहीं पे जाके उन्होंने जोमेटो और स्विगी की तरह उसके ऊपर डिलीवर कर दिया। तो ये एक्सकैलिबर एक लिमिटेड नंबर भारत की सेना के पास है, जो कि इमरजेंसी परचेजेस, जहाँ तक मुझे याद है, ज़्यादा नहीं है। और करीब यहाँ इस्तेमाल भी बहुत ध्यान से किए, करीब 18 इस्तेमाल किए, 18 या 20, क्योंकि जो दागा वो काम कर गया। अब लगा कि अच्छे हैं, तो अब ये कुछ एक्सकैलिबर शेल्स और ऑर्डर किए गए इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में। और ऐसे ही एंटी टैंक मिसाइल होते हैं, जैवलिन, ये वही मिसाइल है जो कि यूक्रेन काफ़ी इस्तेमाल कर रहा है रूसी सेना के खिलाफ। ये आप शोल्डर से फायर कर सकते हैं, या ये आप कोई माउंटेड कोई व्हीकल के ऊपर या आप ज़मीन के ऊपर कहीं से फायर कर सकते हैं, बल्कि हेलीकॉप्टर से भी फायर कर सकते हैं। तो ये जैवलिन मिसाइल्स का भी ऑर्डर था, हालांकि थोड़ा है, सिर्फ 100 मिसाइल्स का है, लेकिन आइडिया ये है कि फिर अमेरिकन कंपनी जो है लॉकहीड और इंडियन भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL, जो कि भारत सरकार की कंपनी है, ये मिलके भारत में जॉइंट मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ये जो सेल है अमेरिका से कल ही अप्रूव हुई है।
तो हमें इतना घबराना नहीं चाहिए हर बात के ऊपर। हाँ, जहाँ तक कि ट्रेड डील है वो अब देखें कि अब लगता तो है कि इस समय कुछ उसमें प्रोग्रेस है, क्योंकि अगर प्रोग्रेस नहीं होती तो दोनों साइड से जो सिग्नल आ रहे हैं, और ये कोई खुसर पुसर नहीं, दोनों साइड फॉर्मली बोल रही हैं कि हम उस स्टेज पे पहुंच रहे हैं, जबकि हमारी फर्स्ट ट्रांच ऑफ द डील हो जाएगी। वो डील हो जाए, मुझे उम्मीद है कि ये डील हो जाएगी। मैं देख रहा हूँ कि आपको आशंका है कि शायद ये ना हो। अब हो सकता है, अब ट्रंप का राज है, कुछ भी हो सकता है। अब वो उनका, हम कौन जानता है कि आज वो सुबह जब जगेंगे तो बिस्तर से इस करवट उठेंगे या उस करवट उठेंगे, क्योंकि वो तो अब दुनिया के अपने आप को बादशाह समझते हैं और उसी तरीके से आगे चल रहे हैं। तो लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये होगा। अब ये एक सोचने की बात है कि इसके पहले क्या होगा। मोदी उनको फ़ोन करेंगे, वो मोदी को फ़ोन करेंगे। अब मोदी अगर उनको फ़ोन करेंगे तो अगर होना है तो ये, उसमें एक डेडलाइन है। डेडलाइन ये है कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है, तो सेशन के दौरान तो करेंगे नहीं, तो या सेशन के पहले करेंगे या सेशन के बाद में करेंगे। बाद में करेंगे तो 19 दिसंबर को सेशन ख़त्म होता है, तब तक अमेरिका में हॉलीडेज शुरू हो जाएंगे, क्रिसमस न्यू ईयर, तो कोई काम ही नहीं करता उस टाइम में। ट्रंप तो जाएंगे फ्लोरिडा, अपना गोल्फ खेल रहे होंगे तो मारा लागो में। तो ये सब बातें हैं कि अब टाइम थोड़ा शॉर्ट है। इसमें मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए एक बेसिक ट्रेड डील। और ट्रेड डील में भी क्या है, जो 25% प्यूनिटिव लगाया था ऑयल के ऊपर, वो हट जाए तो फिर इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाकी जो 25 बचता है, 25 है या 19 है या 18 है, ठीक है, पाकिस्तान का 19 है, हमको हमारे लोग जो नेगोशिएट करें 15% के लिए कर रहे हैं, तो वो होता है तो देखते हैं। उसके बीच में भारत ने अभी काफ़ी अमेरिका से गैस लेने का भी कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब गैस तो हम खरीदते ही हैं, एलपीजी सारे इंडिया के लिए, क्योंकि हमारे पास तो बहुत कम होती है। अब अमेरिका से ले लिया, अपने इससे लिया या उससे लिया। रशिया से हम गैस अभी नहीं लेते हैं, वो भविष्य में है, जब आगे रशिया से हमारी रिलेशनशिप चलेगी। आप देखिए, जब पुतिन आएंगे तो इसकी बात होगी कि ये व्लादिवोस्टॉक चेन्नई कॉरिडोर और व्लादिवोस्टॉक वाइजैक कॉरिडोर, क्योंकि जो व्लादिवोस्टॉक है ये साइबेरिया में, ये इतना बड़ा रूस है, तो रूस के सबसे पूर्वी छोर पे है, तो वहाँ से जो हमारा दक्षिण पूर्वी तट है वो पास पड़ता है, तो वहाँ से डायरेक्ट फिर टैंकर्स के साथ, एलएनजी टैंकर्स के साथ गैस आएगी। ये आगे के लिए एक प्लान है। अभी हम एलपीजी, वो एलएनजी एलपीजी हम किसी से ले रहे हैं, बहुत देशों से, तो उसमें से कुछ अमेरिका से लिया गया है। वो एक तरीका है कि अमेरिका को जो एक शिकायत है कि उनका ट्रेड इम्बैलेंस है, भारत के बहुत फेवर में है, उसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए चुपचाप। वैसे देखिए, ट्रंप की अभी महंगाई बढ़ रही थी तो उसने मसालों के ऊपर से टैरिफ हटा दिए, उसने कॉफ़ी के ऊपर से टैरिफ हटा दिए, उसने हाई क्वालिटी टीज़ के ऊपर से टैरिफ हटा दिए। तो धीरे धीरे ये हो रहा है, तो इतना घबराना नहीं चाहिए। जहाँ तक कि ट्रंप की बात है क्रेडिट लेने की, वो तो वो लेते ही रहेंगे। आप जो मर्जी करिए, एक दिन बोलेंगे मैं 350% टैरिफ लगा रहा था, एक दिन बोलेंगे मैं 500%, वो 5000%। सवाल ये है कि जब 50% टैरिफ लगा दिया तो वो एम्बार्गो की तरह होता है। जब 50% कस्टम्स ड्यूटी लग गई आपके एक्सपोर्ट्स के ऊपर, तो आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते वो चीज़ें, क्योंकि किसी में इतना मार्जिन नहीं होता है। तो 50 और 500 और 5000, ये तो सिर्फ ड्रामेबाजी की बात है। 350%, 500% कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो बोलते रहेंगे। भारत को भी सोचना चाहिए कि उनके बोलने पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया को समझ आ गई है कि उनके बोलने पर रिएक्ट नहीं करो, क्योंकि आज वो कुछ कहते हैं, कल को वो कुछ करते हैं, और वो बेवकूफ़ नहीं है, वो कुछ सोच के बोलते हैं, क्योंकि आपको वो ऑफ बैलेंस करते हैं। उन्हें कुछ चाहिए, उनको छोटी छोटी विक्ट्रीज चाहिए, तो उनकी एक साइकोलॉजी है ये, उसको समझ के आपको उनके साथ काम करना है। शेखर, अगला सवाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जजमेंट, गवर्नर्स पे जजमेंट पर है। अर्जुन मलिक बोल रहे हैं, इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्वारा उठाए गए 14 सवालों के जवाब दिए और कहा कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा लेजिस्लेचर्स द्वारा पारित बिल्स पर कार्रवाई करने के लिए कोई समय सीमा या टाइमलाइन तय नहीं की जा सकती है। चीफ जस्टिस BR गवई ने यह भी कहा कि डीम्ड असेंट का आइडिया संविधान और डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के विरोधाभासी है।
ये याद रखना ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सब कुछ नहीं सोच सकती थी, तो फिर हम संविधान के टेक्स्ट को फाइनल और अनक्वेश्चनेबल क्यों मानते हैं? अगर कोई राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी निर्वाचित विधानसभा द्वारा पारित बिल पर अनिश्चित समय के लिए अपनी सहमति नहीं दे सकता, तो ये संविधान की स्पिरिट के विरुद्ध कैसे नहीं है? अगर ये लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है तो फिर क्या है? देखिए, इसका जवाब वैसे अपूर्वा मेरे से बेहतर दे सकती हैं, क्योंकि ये कानून जानती हैं और ये नो योर कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत दिन कर चुकी हैं, तो ये बताएंगी। मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ कि इसमें एक टेंशन हुई थी एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में। तो जुडिशरी ने कहा कि आप इसके ऊपर लेके नहीं बैठ सकते, आप इसको पास कीजिए। तो राष्ट्रपति ने उसको बड़े भलमनसाहत के साथ कहा कि मेरे सवाल है, हमारे सवाल है, ये रेफरेंस है, प्रेसिडेंट तो कोई सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर नहीं दे सकता है। तो प्रेसिडेंट ने एक सवाल पूछे। तो लोकतंत्र में मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी, ये सकारात्मक और पॉजिटिव और बहुत हेल्दी प्रोसेस हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने विनम्रता से सवाल पूछे और उनका विनम्रता से जवाब दिया गया। और जवाब क्या दिया गया? ये दिया गया, आपकी बात ठीक है कि कोई जिन्होंने संविधान लिखा उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने इतने दिन में करना ही है और नहीं करेंगे तो हम ज़बरदस्ती डीम्ड कंसेंट, जो कि पहला सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ऐसे जी, कि अगर इतने दिनों में पास नहीं किया तो फिर वो समझा जाएगा कि पास हो गया। वो गलत है, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ कि वो लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ऐसी पावर नहीं मिली है जुडिशरी को, तो वो लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। लेकिन जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप उसके ऊपर लेके बैठ जाएं, जो कि ऐसी असेंबली ने पास किया है, जिसको मेजॉरिटी है, जिसके लिए लोगों ने वोट किया है, आप उसको हमेशा से नहीं पॉकेट में लेके बैठ जाएं, जिसको पॉकेट वीटो बोलते हैं कि आप जेब में डाल के बैठ गए, तो वो संविधान की स्पिरिट के खिलाफ है। एक संविधान के लेटर के खिलाफ है, एक संविधान की स्पिरिट के खिलाफ है। लेटर हम इन्फोर्स करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ठीक है, ये लेटर में नहीं है, लेटर के खिलाफ है हमारा इन्फोर्स करना, लेकिन जो आप अगर कर रहे हैं इसको लेकर ही बैठ जाएं तो वो स्पिरिट के खिलाफ है, ये आप सोचिए। ये अपूर्वा, मेरा एक्सप्लेनेशन ठीक है कि गलत है? जी बिल्कुल ठीक है। आप थोड़ा और उसको एलैबोरेट कर दीजिए। बिल्कुल शेखर, आपने सही कहा। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनके बिल को मंजूरी देने पर टाइमलाइंस लगा दी थी कि 30 दिन के अंदर उन्हें जवाब देना है, क्योंकि कई ऐसे राज्यों में देखा जा रहा था कि गवर्नर्स जवाब नहीं दे रहे थे बिल्स पर, जबकि लेजिस्लेचर ने उन्हें या विधानसभा ने उन्हें पास कर दिया था। अब ये टाइमलाइन लगाई, उसके बाद जैसे आपने कहा प्रेसिडेंट ने रेफरेंस दिया सुप्रीम कोर्ट को, और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट जो है वो ऐसी टाइमलाइंस नहीं लगा सकता क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, संविधान में नहीं है। इस पे हमारी सहकर्मी रुचि भत्तर और भद्रा सिन्हा ने भी आर्टिकल्स लिखे हैं, तो उन आर्टिकल्स की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। वीडियो भी है रुचि का, वीडियो भी जी वीडियो का भी ऐड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। शेखर, अगला सवाल निकुंज संघाय का है। बोल रहे हैं कि आपने हाल ही में बयान दिया था कि कांग्रेस नीड्स सम ह्यूमिलिटी। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के गलत चुनावी मुद्दों को उठाने से भारत को नुकसान पहुंच रहा है? जब बीजेपी अयोध्या से इलेक्शन हार गई तब उन्होंने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाए, पर कांग्रेस के चुनाव हारने पर अपनी हार मानने में इतना संकोच क्यों? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का आर्थिक और रक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा न करना देश को एक सकारात्मक प्रतिपक्ष से वंचित कर रहा है? देखिए, आपकी बात ठीक है, और वही तकलीफ मुझे भी थी जो मैंने उस आर्टिकल में लिखा, आप उसको ठीक से समझ गए। क्योंकि देश की जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, और मैंने कहा था कि उसके 21% के करीब वोट हैं, तो देश की किसी भी 8 पार्टियों से ज़्यादा हैं, चाहे वो एनडीए की हो, चाहे वो यूपीए की हो। तो ये बहुत वोट है। मतलब 5 भारतीयों में से एक बिना सोचे समझे हाथ के निशान को वोट करता है, तो वो आपकी बहुत पावर है, और उससे आपके पास बहुत जिम्मेवारी भी है। अगर भारत की अपोजिशन इनइफेक्टिव हो जाएगी तो भारत का जनतंत्र जो है, लोकतंत्र, वो कमज़ोर हो जाएगा। जी। लोकतंत्र के मजबूत रहने के लिए अपोजिशन को बहुत मजबूत रहना भी ज़रूरी है। लेकिन कांग्रेस कुछ एक तो बहाने ढूंढना, हर बात में किसी न किसी और को ब्लेम करना, ये बात को कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि ये चीज़ पहले बीजेपी करती थी। बीजेपी को जब जनसंघ बोलते थे, जिसका पहला अवतार था, तो 1971 के चुनाव में जब इंदिरा गांधी जी के खिलाफ सारी पार्टियां एक साथ हो गई थी, गठबंधन बना था उनका, उसके बावजूद इंदिरा गांधी बहुत वोटों से जीत गई, बहुत सीटों से।
तब उनका एक नारा था इंदिरा जी का, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, इंदिरा जी कहते हैं गरीबी हटाओ, अब आप फैसला कीजिए, है ना। तो उसमें इंदिरा जी जीत गई। तो तब कहना शुरू किया ये तो जीत सकती ही नहीं थी, हम इतनी पार्टियां एक साथ थी, सबने बताया था। तो उस जमाने में ओपिनियन पोल्स तो नहीं थे, तब तो मैं भी 14 साल का भी नहीं हुआ था अभी। लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता था, हम इतनी पार्टियां मिलकर लड़ी, हम कैसे हार सकते हैं, तो झूठ है। और फिर ये कहा गया कि सोवियत यूनियन, तब भारत का सोवियत यूनियन के साथ अलायंस था, हमेशा से भारत की बड़ी अच्छी रिलेशनशिप थी, लेकिन तब उन्होंने एक संधि भी साइन की थी सोवियत यूनियन के साथ में, बहुत नज़दीक थे। और दूसरी बात यह कि उनके जो साथी थे पार्लियामेंट में वो सीपीआई थे, जो प्रो मॉस्को पार्टी थी, क्योंकि उसके बिना उनकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट चल नहीं सकती थी, तो सीपीआई उनके पार्टनर थे। तो ये कहा गया कि सोवियत यूनियन से एक मैजिक इंक आई है, जादुई स्याही, और वो ऐसी मैजिक इंक है कि लोगों ने जब ठप्पा लगाया तो वो मैजिक इंक आपके बैलेट पेपर के ऊपर फेरी गई। तो ठप्पा लगाया आपने, अगर अपोजिशन के सिंबल के सामने लगाया तो वहाँ से हटके और कांग्रेस के सिंबल के आगे चला गया, और जो कांग्रेस के सिंबल के आगे थे वो ठीक रहे, उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सारी बात खूब फैल गई थी, और बहुत दिन तक जनसंघ ने ये बात चला के रखी, और ये कहा हम हार ही नहीं सकते थे। तो ये हारने वाला कुछ ना कुछ तो बहाना ढूंढता है, लेकिन बार बार अगर आप यही बहाना ढूंढेंगे और आप यही कहते रहेंगे कि इलेक्शन की प्रक्रिया बिल्कुल ख़राब है, मैं ये नहीं कहता कि वो फेयर है, पहले जैसे एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे वो अनफेयर थे, क्योंकि सरकार को पता था कौन किसको दे रहा है, किसी और को नहीं पता था, तो वो अनफेयर थे। अभी भी आप जैसे देखें 10,000 रुपये जो देना था बिहार में महिलाओं को, वो चुनाव से पहले दिया तो ठीक है, लेकिन उसकी जो दूसरी खेप थी वो चुनाव के समय देने की भी परमिशन दे दी इलेक्शन कमीशन ने। ये बातें रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, तो लोडेड जिसको बोलते हैं। लेकिन आप ये देखें, आप क्रिकेट का एग्जाम्पल लें, आप कहीं खेलने जाएं और बोले उसने तो बहुत टर्निंग पिच बना दी, या उसने तो बहुत स्विंगिंग पिच बना दी, या अंपायर चीट कर रहा है। अब अगर बोले कि कंडीशंस ही ऐसी हैं, अंपायर चीट कर रहा है, सारा सिस्टम मेरे खिलाफ है, हमें तो हारना ही है, तो फिर आप अपनी टीम को क्या संदेश दे रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं कि आपको हारना ही है? तो ऐसे नहीं होता है। जब आप ऑपोजिशन में होते हैं और काफ़ी समय ऑपोजिशन में रहते हैं, हारते रहते हैं, तो आपको और भी ज़्यादा फाइट बैक करनी चाहिए। अभी भी आप देखिए बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का जो अलायंस था वो हार गया। वो ज़्यादातर चुप हैं या कुछ बहाने ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो आदमी खड़ा होकर बोल रहा है, जो नई सरकार को भी अटैक कर रहा है, उसके मंत्रियों को भी अटैक कर रहा है, वो आदमी जिसकी एक भी सीट नहीं आई, वो प्रशांत किशोर है, क्योंकि वो जेन्युइन अपोजिशन नेता की तरह इस समय बिहेव कर रहा है। तो कांग्रेस को भी अपनी पॉलिटिक्स को बिल्ड करना चाहिए, शुरू से लंबी सांस लेकर, और ये सोचना चाहिए कि हमारी बहुत डिसएडवांटेज है, हम बहुत पीछे हैं, हम इसको कैसे गैप को कवर कर सकते हैं। शिखर, इसी से जुड़े 2 और सवाल साथ में लूंगी। सी विशल बोल रहे नेशनली और राज्यों में विपक्ष की स्थिति को देखते हुए कोई भी एकजुट नहीं हो पा रहा है, दूसरी ओर भाजपा एनडीए को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चला रही है, ये स्थिति पूरे देश के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फ्रीबीज को कैसे रोके, पॉलिसी मेकिंग में दागी नेताओं को कैसे रोके, न्यायपालिका भी जानबूझकर या अनजाने में भाजपा के पीछे रैली कर रही है, राहुल कांग्रेस हमेशा के लिए निराशा में डूब गई है। कृपया अपने बोल रहे कमेंट्स दें, खासकर नेशनल ऑल्टरनेटिव या विकल्प पर। इसके साथ अनुभव सक्सेना का सवाल है कि आपको लगता है कि बिहार चुनाव में हालिया हार के बाद इंडी अलायंस और खासकर कांग्रेस पार्टी की रणनीति में कोई बदलाव आएगा? वे कब तक ऐसी नेगेटिव राजनीति करते रहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि उनकी नीति में कोई बदलाव आएगा अभी हम देखेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है, तो वो हमेशा की तरह से फिर उसको वहाँ पे हल्ला बोल के उसको डिसरप्ट करेंगे, यहाँ पे डिबेट करेंगे, क्योंकि छोटा सेशन है, 15 सिटिंग्स हैं सिर्फ। सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिसरप्शन से, क्योंकि सरकार को जो पास करना है वो पास करा सकते हैं, दोनों हाउसेस में उनकी मेजॉरिटी है, आप वॉकआउट कर जाएं, आप नहीं हो, वो हल्ले में ही पास करा लेते हैं। तो अगर इस बार कांग्रेस कहती है ठीक है, इस बार हम डिसरप्ट नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत शोर करेंगे, लेकिन फिर हम डिबेट हर चीज़ पे होने देंगे। हर कानून के ऊपर, इतने बड़े बड़े कानून बिना बिल्कुल डिस्कशन और डिबेट के पास हो रहे हैं, उस पर डिमांड होना चाहिए, ना कि ये कि हमने 15 दिन का है, 14 दिन काम नहीं होने दिया और बीच बीच में जहां मौका मिला सरकार ने पास करा लिया। तो ये पहली बात एक है जो अब देखनी पड़ेगी। दूसरी बात, जो पहला सवाल था, आपकी बात ठीक है, ये चिंता का विषय है, लेकिन अब देखें कि जिस राज्य में कोई पार्टी है जिसमें लड़ने की हिम्मत है,
स्किल्स भी हैं, नेता भी हैं, वो बीजेपी का मुकाबला कर पाते हैं। मैं नहीं कहता हर बार जीतेंगे ही, लेकिन वो मुकाबला कर पाते हैं। जहाँ पे अलायंसेज है, कुछ हद तक एक क्रेडिबल फाइट कर पाते हैं, कई जगह वो नहीं कर पाते हैं, और उनको सोचना है कि हम क्यों नहीं कर पाते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में अब म्यूनिसिपल इलेक्शन होने वाला है जी। अब क्योंकि एक वहाँ पे बनी थी अलायंस, अब कांग्रेस उसमें थोड़ी बाहर जा रही है, क्योंकि कांग्रेस ये नहीं चाहती कि उद्धव ठाकरे तक तो ठीक था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अब एमएनएस के साथ भी अलायंस कर लिया है, राज ठाकरे के साथ। वहाँ कांग्रेस नहीं जाना चाहती। तो ये सारी बातें इन अलायंसेस के अंदर भी अपनी भी बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं, तो उनको संभालना ज़रूरी है। अब ऐसे ही आप देखें कि केरला में भी ये आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ऑलरेडी एक इंडिकेशन दी थी कि केरला में और बाकी जगह क्या कैंपेन होगा। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में जो रामनाथ कोविंद का लेक्चर दिया, उसमें कहा कि कांग्रेस पार्टी को कहना चाहिए मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस पार्टी। तो मुस्लिम लीगी किसको कह रहे हैं वो, क्योंकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, इसका जो जिन्ना की मुस्लिम लीग से कोई ताल्लुक नहीं है जी। वो केरला की एक लोकल पार्टी है, रीजनल पार्टी है, लेकिन मुस्लिम वोट उसके पास है। वो कांग्रेस का जो यूडीएफ है केरला में, उसका एक मेंबर है और इम्पॉर्टेंट मेंबर है। तो उसके नाम से कि कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी। और जब भारत की क्या बोलते हैं इमेजिनेशन में, परिकल्पना में मुस्लिम लीग, लोग इमीडिएटली सोचते हैं कि ओह, जिसने भारत को तोड़ के पाकिस्तान बनाया। ये वो पार्टी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखें कि उस अलायंस पे प्रधानमंत्री अटैक कर रहे हैं। तो ऐसे अलायंसेस में कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं। राजनीतिक मैनेजमेंट ये होता है कि आप उनको मैनेज करके रखें और आप बोलें कि ठीक है, यहाँ पे हमारे कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा बड़ा इशू है कि जो हमारा बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो सर्वोपरि रहेगा, वो सबसे आगे रहेगा। इसके लिए पॉलिटिकल मैनेजमेंट चाहिए। शेखर, आज का आखिरी सवाल क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। आदित्य बोल रहे हैं कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की हार पर आपकी क्या राय है? पिछले साल भी हम न्यूजीलैंड से बुरी तरह हारे थे। ऐसा लगता है कि जो पहले हमारी ताकत हुआ करती थी, स्पिन की बात कर रहे हैं, वही अब हमारी कमजोरी बन गई है। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, ऐसे होता है कि जब आप किसी पिच को या किसी कंडीशंस को इतना वन साइडेड कर दें तो वो फिर माइनफील्ड है ना, माइनफील्ड है। अब जो जिसका पैर पड़ गया उसकी टांग उड़ गई। तो लेकिन जैसे आपके पहले पिच होते थे कि 4-5 दिन चलेंगे, वो लोग सेंचुरीज भी बनाएंगे, तीसरे दिन वो स्पिन होना शुरू होंगे, दूसरे दिन थोड़ा सा और, तीसरे दिन और, चौथे दिन और, 5वें दिन और, तब अच्छे मैच हुआ करते थे। अब ये एक तरह के पैनिक में कि फटाफट खत्म करते हैं, तो उसमें आप भी फंस जाते हैं, जिसको कहते हैं शिकारी खुद शिकार हो जाता है। कई बार आप देखें इंडिया बाहर जाती है। मैं आपको एक अभी उदाहरण देता हूँ। केप टाउन में जो भारत साउथ अफ्रीका की लास्ट सीरीज हुई, केप टाउन टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने बिल्कुल फास्ट बॉलर वाला विकेट बनाया कि इसको हम इंडिया को धाराशाही कर देंगे, क्योंकि इंडिया तो फास्ट बॉलिंग कितनी खेल नहीं पाती है, हमारी स्ट्रेंथ है, हमारे पास बड़े बड़े फास्ट बॉलर हैं। उसमें क्या हुआ, मेरे ख्याल 2 दिन से कम में मैच खत्म हो गया और भारत जीत गया और 125 और 150 ऐसे रन बने। तो जब ऐसे होता है ना, फिर उसमें ये लॉटरी होती है, रशियन रूले जैसे कहते हैं कि आप ठुक ठुक कर रहे हैं, पता नहीं किसको गोली वाला चेम्बर मिल जाए जी। तो न्यूजीलैंड के साथ भी ऐसे ही हुआ। और ये सोचना चाहिए था कि न्यूजीलैंड के पास बहुत अच्छे स्पिन बॉलर हैं, जो मिच सेंटनर हैं और लेफ्ट आर्म स्पिन, सब जानते हैं उनको, भारत में इतने साल से खेले हैं, वो आईपीएल में भी खेले हैं, सब उनकी इज्जत करते हैं। उसके पहले भी न्यूजीलैंड के पास ट्रेडिशन है। डैनियल वेटोरी थे, बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर थे। उनको खेलने में राहुल द्रविड़ को भी बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि बहुत एक्यूरेट। ऐसे आप देखें इंग्लैंड के पास मॉन्टी पनेसर थे, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। तो भारतीय बैटर्स के लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के लिए खास करके तेंदुलकर मॉन्टी पनेसर से परेशान रहते थे। उसके पहले डेरेक अंडरवुड से गावस्कर परेशान रहते थे। तो ये भी जो टीम आई है साउथ अफ्रीका की, ये पाकिस्तान से आई है। वहाँ पे टेस्ट मैच खेल के आए हैं, 2, एक जीते एक हारे। तो वो वहाँ स्पिनिंग पिचेस पाकिस्तान ने भी बनाई, तो ये वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस करके भी आए हैं। हमारे सीधे T20 से यहाँ पे आए हैं। और दूसरी बात आप देखें, एक तो ये कि हमारे जो बैट्समैन हैं उनका टर्निंग पिचेस पे खेलने की इतनी आदत नहीं है, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलना बहुत दिनों से ना के बराबर कर दिया है। अब बोर्ड ने कहा है कि आप खेलिए, तो अब मजबूरी में खेलेंगे तो फिर से सीखेंगे। और उसी चक्कर में हमारी स्पिन भी बहुत वीक हो गई है, हमारी स्पिन बॉलिंग भी बहुत वीक हो गई है। अगर हमारी स्पिन बॉलिंग अच्छी होगी
तो आपके बैट्समैन को, क्योंकि उन्हीं के खिलाफ डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलेंगे, उनको भी अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी। और ये जो सिलेक्शन था पहले टेस्ट मैच में, वो बड़ा अनथिंकिंग था कि उसमें आपके जो स्पिनर भी थे उनमें से एक ही फुल टाइम स्पिनर था, कुलदीप यादव, बाकी सब तो बैटिंग स्पिनर्स थे। अब आप देखें कि आपने ऑलराउंडर, स्पिनिंग ऑलराउंडर की तरह खिलाया वॉशिंगटन सुंदर को, उन्होंने मेरे ख्याल एक ही ओवर किया सारे मैच में। और अक्षर पटेल, अब वो टेस्ट मैच कैसे खेल रहे हैं जबकि जडेजा वहाँ पे हैं, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, मुझे समझ नहीं आता है। ऐसी कुछ अनथिंकिंग सिलेक्शन हुई कि सब लोग बैटिंग भी कर लें, बॉलिंग भी कर लें। हालांकि वो कहने के बाद मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये हम शुक्रवार की शाम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं अभी अपने ऑफिस से आया हूँ और सुबह उठ के मैंने शुरू किया एशेज देखना। तो एशेज में पर्थ में पहले दिन में 19 विकेट गिर गए, सारे 10 विकेट इंग्लैंड के गिर गए और 9 विकेट ऑस्ट्रेलिया के भी गिर गए। तो अब आप क्या कहेंगे? अब ये बोलेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत फास्ट बॉलिंग विकेट बनाया, सारे फास्ट बॉलर्स को गए हैं, या आप ये बोलेंगे कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों के बैट्समैन को फास्ट बॉलिंग खेलनी भूल गए हैं? ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। ये खेल है, इसमें दोनों में स्पर्धा होती है, दोनों टीमें स्ट्रांग होती हैं, कभी किसी का अपर हैंड लगता है, कभी किसका। ये ज़रूर है कि भारत अपने देश में बहुत मुश्किल से हारता है। और इस साल, और ये गंभीर इफेक्ट है, क्योंकि इस साल गौतम गंभीर ने कुछ पता नहीं क्यों लेकिन बहुत ज़्यादा स्पिनिंग विकेट तो एक और बात है, लेकिन अब देखो लोग टिकट खरीदते हैं, जो ग्राउंड उसको स्टेज करता है उसको भी 5 दिन लोग टिकट खरीदे, वहाँ पे आए। जो कमर्शियली जो टीवी चैनल है उसको भी 5 दिन का कंटेंट मिले, कितना उसको कितना फ़ायदा होगा। अब आप देखें, हमारे इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस हुए, सारे आखिरी घंटे तक 5वें दिन गए, और वहाँ तो 90 ओवर मैच भी होता है, गेम भी होता है करीब करीब। यहाँ तो हमारे यहाँ दिन ढल जाता है, खास करके जब पूर्व में मैच हो रहे हैं। तो ये टेस्ट क्रिकेट के लिए भी उसकी स्पिरिट के खिलाफ है कि आप ऐसे पिच बनाएं कि 2.5 दिन में, चाहे आप जीत ही जाएं उसको, लेकिन 2.5 दिन में जीत गए तो वो कोई बात नहीं होती, वो लॉटरी है। और लगता है कि आपने पिच फिक्सिंग करी है। ये ज़रूर है कि जो कुआं हमने दूसरे के लिए खोदा उसमें हम बार बार अपने आप गिर रहे हैं, तो अब तो कम से कम अकल आनी चाहिए। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।